हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टैक्सेशन ऑफिशियल में। हम आ चुके एक ऑल न्यू लेक्चर के साथ। आज के हमारे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी वाली सीरीज के अगले पार्ट को, विच इज भाई हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया अपनी जीएसटी सीरीज में, एक बार ये देख लेते हैं। तो हमारे पास, एक मिनट मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ, पेन पेन पेन, हाँ जी। तो हमने अभी तक जो है चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क अंडर जीएसटी कंप्लीट कर लिया है। सप्लाई अंडर जीएसटी, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, टाइम सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि 6 लेक्चर हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिए। इन सभी लेक्चर की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले जाके उसको देखो, मैं लिंक भी आई बटन में डाल दूंगा। आज के हमारे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई को, यानी कि हमारा लेक्चर नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, पहले तो ये समझते हैं। देखो, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इट मींस जीएसटी का पैसा उस गवर्नमेंट को मिलेगा जिस स्टेट के अंदर में जीएसटी का कंजप्शन हो रहा है, या जहां पे जीएसटी जो सामान जो है गुड्स का जहां सप्लाई बना, जो डेस्टिनेशन स्टेट है, उस स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिलेगा। एक बेसिक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं मैं। जैसे अगर एक दिल्ली के सप्लायर ने सामान बेचा किसी यूपी के अंदर बंदे को, ठीक है, दिल्ली वाले सप्लायर ने सामान किसको बेचा, यूपी के अंदर किसी बंदे को। ऐसे केस में जो जीएसटी का पैसा होगा, जीएसटी में जो पैसा होता है उसके हमेशा दो हिस्से होते हैं। आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अब देखो, ये वैसे तो इंटर स्टेट केस है। ये कौन सा है? ये इंटर स्टेट केस है। इंटर स्टेट केस के अंदर में एक ही जीएसटी लगता है, आईजीएसटी। एक ही जीएसटी लगता है। कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी। मान लेते हैं कि हमारा आईजीएसटी जो है वो 18% का लगा। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा इंट्रा स्टेट होता है ना, अगर दिल्ली का दिल्ली में होता तब तो 18% का आधा आधा 9% हो जाता। 9% सीधा स्टेट गवर्नमेंट को, दिल्ली वाली गवर्नमेंट को पे कर देते, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते। बट इंटर स्टेट में क्या होता है, 18% हम डायरेक्ट सीधा आईजीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में इसमें से जो 9%, इसका आधा वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करता है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस मिथ में मत पड़ना कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में सिर्फ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहता है। नहीं, हम पे करते हैं आईजीएसटी के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट सेंट्रल गवर्नमेंट उस आईजीएसटी में से आधा पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट को पे करता है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है। बट इस वाले केस के अंदर में जब सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा 9% का जीएसटी, तो किसको पे करेगा? दिल्ली की गवर्नमेंट को पे करेगा, यूपी की गवर्नमेंट को पे करेगा? चलो कमेंट करके बताओ। आईजीएसटी लगा हमारे ट्रांजेक्शन में, सप्लायर था हमारा दिल्ली का, जो रिसिपेंट है वो हमारा यूपी का, सामान बेचा गया है, आईजीएसटी लगा 18%, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया 18%, सेंट्रल गवर्नमेंट 9%, इसमें से आधा स्टेट गवर्नमेंट को देने वाली है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से स्टेट को देना चाहिए, दिल्ली वाली स्टेट गवर्नमेंट को या यूपी वाली स्टेट गवर्नमेंट को? तो भाई इसका आंसर है यूपी वाली स्टेट गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो किसको मिलेगा? यूपी वाली गवर्नमेंट को मिलेगा। अब हमारे लिए एज ए टैक्स पेयर इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो आईजीएसटी का पैसा आईजीएसटी के नाम पे जमा करवा देंगे। बट गवर्नमेंट को ये चीज स्टैब्लिश करने में क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है उनके लिए समझना कि भाई कौन से स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है। खैर, अपने को समझना है प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आप ऐसे समझो, प्लेस ऑफ सप्लाई जैसा दिखता है हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग भी हो सकता है। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आपका अलग अलग निकलेगा, जैसे अगर आपको ये फिक्स नहीं हो रहा कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में जीएसटी कौन सा लगेगा इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब आप ऐसे समझो एक और एग्जांपल के साथ कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर में डिपेंड करता है कि जीएसटी कौन सा अप्लाई होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करेगा कि जीएसटी कौन सा अप्लाई होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आपका स्टेट के अंदर में ही आया तब तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, या सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगेगा एज द केस में भी। बट अगर आपका स्टेट के बाहर आ गया तो आपका आईजीएसटी लग जाएगा, इंटर स्टेट टैक्स लग जाएगा। इसके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा क्या। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, इसके ऊपर ही ये पूरा का पूरा बेस्ड है हमारा चैप्टर। ठीक है जी, चलिए। तो कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी इन इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द हार्ट ऑफ द आईजीएसटी फ्रेमवर्क। भाई जीएसटी फ्रेमवर्क का जो है क्या है, ये कोर एलिमेंट है। क्योंकि अगर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ही नहीं पता तो आप ये बता ही नहीं पाओगे कि इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई है, तो ऐसे में टैक्स कौन सा अप्लाई होगा। इट प्रोवाइड द लीगल मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई द स्टेट और जुरिडिक्शन वेयर द सप्लाई इज डीम्ड टू टेक प्लेस। ये हेल्प करता है डिसाइड करने में कि जीएसटी का सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, ताकि उसके बेसिस के ऊपर में हम टैक्स को डिटरमाइन कर सके। डिटरमाइनिंग वेदर द सीजीएसटी एसजीएसटी विल अप्लाई और आईजीएसटी विल अप्लाई, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर में। लीगल बेसिस की हम बात करते हैं और सेक्शन नंबर 10 से लेके 14 जो है
वो गवर्न करता है प्लेस ऑफ सप्लाई को। कोर पर्पस की बात करते हैं, डिटरमाइन वेदर ट्रांजेक्शन इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, ये हमें बताता है। और ये अगर हमने रॉन्ग प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड किया तो इसकी वजह से क्या होगा, आईटीसी का अपॉर्चमेंट गलत होगा, टैक्स आप गलत जमा कराओगे, आपको नोटिस आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देन हमारे पास है व्हाई द प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर द लीगल फ्रेमवर्क। तो भाई आखिर प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा मैटर ही क्यों करता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि भाई आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो नेचर ऑफ द टैक्स, हाउ प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड। तो अगर आपका बना इंट्रास्टेट सप्लाई, ठीक है, दो तरह की सप्लाई बनेगी, या तो आपकी इंट्रास्टेट सप्लाई बनेगी, इंटरस्टेट सप्लाई बनेगी, एक और होते हो भी हम समझेंगे, बट अभी के लिए आप समझो कि दो तरह की सप्लाई बनेगी, या तो आपकी इंट्रास्टेट सप्लाई बनेगी या इंटरस्टेट सप्लाई बनेगी। सर पहले आपको चेक करना है कि सेलर कहाँ का है, फिर आपको चेक करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है। अगर आपका सेलर दिल्ली में है, अगर आपका सेलर दिल्ली में है और अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली में है, तो इस वाले ट्रांजेक्शन को इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन बोला जाता है। सर क्या बोलते हैं हम, इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। बट अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में यूपी में आता है, दिल्ली के अलावा किसी भी और स्टेट के अंदर में आ जाता ना, तो आपका क्या बनता है सर, तो हमारा बन जाता है इंट्रास्टेट सप्लाई। ये चीज समझना जरूरी है। जो इंट्रास्टेट सप्लाई होता है वो नॉर्मली सेम स्टेट या सेम यूटी के अंदर होता है और यहाँ पे जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अप्लाई होता है। बट जितने भी इंट्रास्टेट सप्लाई होता है ना, उसमें डिफरेंट स्टेट होता है या डिफरेंट यूटी होता है और यहाँ पे जीएसटी आईजीएसटी लगता है। सर एक और चीज होता है एक्सपोर्ट। सर एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट सप्लाई तब बनता है जब हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर आ जाए। यानी कि सर अगर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है ना, तो ऐसे केस को एक्सपोर्ट सप्लाई बोला जाता है। प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया क्वालिफाइज एज जीरो रेट सप्लाई। जो हमारा एक्सपोर्ट सप्लाई होता है वो जीरो रेट सप्लाई में आता है, उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। लीगल फ्रेमवर्क या सेक्शन की अगर हम लोग बात करते हो, सेक्शन नंबर 10 से स्टार्ट होता है, जिसमें बताया गया गुड्स विद इन इंडिया कि इस केस में क्या क्या होगा। सेक्शन नंबर 11 हमें बताता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में। सेक्शन नंबर 12 हमें बताता है कि सर्विसेज वेदर सप्लाई और रिसिपेंट आर इन इंडिया। ये अब हमें सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं जब सप्लाई रिसिपेंट इंडिया में है। और सेक्शन नंबर 13 हमें बताता है क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, जब हम अपने इंडिया के बाहर हम सर्विसेज दे रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और सेक्शन नंबर 14 गवर्न करता है OIDR की सर्विसेज, यानी कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस सर्विसेज। सर OIDAR सर्विसेज क्या होता है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा नेटफ्लिक्स का। ये क्या है सर, नेटफ्लिक्स क्या है? नेटफ्लिक्स कुछ भी नहीं है दोस्तों। नेटफ्लिक्स क्या है, OIDR की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, यानी ऑनलाइन डाटाबेस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऐसी एक और कंपनी है अमेजॉन वेब सर्विस, AWS की सर्विसेज, और भी बहुत सारी है जो भी इस तरीके की आपको सर्विसेज दे रहे हैं ना, कि कंपनी कहीं और है और वो आपको यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड दे रहे हैं बाय द वे ऑफ इंटरफेस, किसी इंटरफेस के जरिए, तो वो आपका ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस सर्विसेज होती है, उसका पार्ट बनता है। सर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में डिपेंड करता है आपका मूवमेंट और बिल टू शिप टू रूल, ये दो चीजें इसके ऊपर में डिपेंड करता है। सर सेक्शन 10 कहता है अप्लाइज वेयर बोथ द सप्लायर एंड रिसिपेंट आर इन इंडिया। सर रूल नंबर 1 क्या है सेक्शन नंबर 10 का, विच सेज सप्लायर और रिसिपेंट दोनों का इंडिया में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। द ट्रांजेक्शन इज नॉट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ट्रांजेक्शन ना तो इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है, ये चीज होना चाहिए। द लॉ प्रिस्क्राइब डिफरेंट रूल्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अब अलग अलग ट्रांजेक्शन के ऊपर में अलग अलग रूल्स अप्लाई होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है विच इज द जनरल रूल। सर जनरल रूल क्या बोलता है, जनरल रूल आपको बोलता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स को चेक करो। सर प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी। सर जहां पे गुड्स की डिलीवरी की जा रही है वो आपका क्या बनेगा सर, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा नॉर्मली। तो सप्लायर इन इंदौर, बायर इज इन जयपुर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा भाई, राजस्थान बनेगा। क्यों, क्योंकि सर जब महाराष्ट्र का बंदा जब मध्य प्रदेश का बंदा सेलर सप्लाई कर रहे हैं हमारे बायर को, और बायर हमारा कहाँ पे सर, राजस्थान में, जयपुर में, राजस्थान में बैठा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा सर, जयपुर राजस्थान बनेगा। क्यों, क्योंकि जो गुड्स का मूवमेंट है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है सर, गुड्स का मूवमेंट खत्म हो रहा है राजस्थान में जाके, इसलिए वहां का बनेगा। अप्लाइज ऑल्सो टू ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेजॉन सेलर इन दिल्ली डिलीवर टू लखनऊ, इस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई आपका यूपी बनेगा। क्यों, क्योंकि ये आपको दिल्ली वाले बंदे ने दिल्ली के बाहर सप्लाई किया। तो सर इस तरीके से हमारा मूवमेंट ऑफ गुड्स डिसाइड होता है, दिस इज द जनरल प्रोविजन। सर एक होता है हमारा बिल टू शिप टू केसेस, यानी सर बिलिंग तो कहीं और की है बट इसकी शिपमेंट कहीं और है। यानी कि भाई देखो दिल्ली में मैं रहता हूँ, मैंने सामान खरीदा बट मैंने उसको बोला कि भाई इसकी डिलीवरी मेरे को यूपी में किसी और घर पे करवा दे, तो ऐसा भी हो जाता है। तो बिल कहीं और कटा है, बिल कहीं और का कटा है, डिलीवरी कहीं और की जा रही है। तो लीगल फंक्शन कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ द बायर। इसने क्या बोला सर, ऐसे केस में बायर की लोकेशन में डिपेंड करता है। तो मेरी लोकेशन कहाँ पे, सर मेरी लोकेशन दिल्ली है, तो मैं सामान भले ही पूरे इंडिया में कहीं भी भिजवाऊं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा सर, प्लेस ऑफ सप्लाई हर केस में दिल्ली ही बनेगा। ठीक है, समझ में आया। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में बताता है कि बी मुंबई का सप्लायर है और ए जो है बायर है हमारा दिल्ली का।
गुड्स जो है वो डिलीवर किया गया जयपुर के अंदर में। मतलब जो ए है दिल्ली वाले बंदा, इसने बोला भाई मुंबई वाले बंदे को, सेलर को, कि आपको मैं पैसा दे रहा हूँ, मेरे को ये सामान दे दो, और ये सामान मुझे दिल्ली में मत भेजना, ये सामान सीधा आप जयपुर में भेज दो। तो ऐसे केस में रिसिपेंट कहाँ का है सर? रिसिपेंट दिल्ली का है। गुड्स की सप्लाई क्या हुई है सर? गुड्स की सप्लाई हुई हमारे जयपुर के अंदर में, बट यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द गुड्स सप्लाई नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे रिसिपेंट का एड्रेस सप्लाई होगा, यानी कि हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वो दिल्ली ही बनेगा। अब बोलो सर ये क्या करवा रहे हो? पिछले केस में दिल्ली करवा रही है, इस केस में दिल्ली करा रही है, आप क्या करें भाई, दिल्ली है भी तो अपनी फेवरेट। आगे हमारे पास गुड्स विदाउट मूवमेंट। सर गुड्स जिसके अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सर ऐसा क्या होता है कि मूवमेंट अप्लाई नहीं होता गुड्स के अंदर में? देखो कई बार क्या होता है, जैसे मैं सामान लेने के लिए गया, कोई एक मैंने बड़ा सा रेफ्रिजरेटर परचेज किया और मैंने उसको बोला भाई मेरे को रेफ्रिजरेटर खरीदना है, उसने मेरे को बोला ठीक है ये बिल हो गया, मैंने उसको पेमेंट दे दी, उसने मेरे को रेफ्रिजरेटर दे दिया। मैंने बोला ठीक है इसको यहीं पे रखो, मैं अभी एक बंदे को भेजूंगा, मेरा अपना खुद का जो है वो बंदा है ट्रांसपोर्ट वाला, वो आके इसको कलेक्ट करके लेके चला जाएगा। सर क्या सेलर ने मुझे डिलीवरी प्रोवाइड करी है? सर प्रोवाइड कहाँ पर ही है? अपने शॉप पे ही प्रोवाइड करी है, कहीं और उसने सामान नहीं भिजवाया। तो ऐसे केस के अंदर में सर जो मूवमेंट है वो गुड्स के अंदर में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो गुड्स में अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता तो जहां पे लोकेशन है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अब डिलीवरी कहाँ हुई है? डिलीवरी सर शॉप पे ही हुई है ना, क्योंकि मैंने तो वहीं से पिक किया है, तो डिलीवरी कहाँ पे हुई सर? शॉप पे हुई है। तो जो जहां पे डिलीवरी की गई है उसी जगह को मान लिया जाएगा कि यही आपका क्या बनेगा सर? प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सर 3 केस हो गए। पहले केस में सामान भिजवाया गया था यूपी के सामान भिजवाया गया था राजस्थान के अंदर में, तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया? राजस्थान बन गया। क्यों? क्योंकि गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, पहली रूल। सर बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता है? बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर में जहां पे बिलिंग की जा रही है, जहां पे हमारा रिसिपेंट रहता है, वहां का एड्रेस लेते हैं। सर जिस गुड्स के अंदर में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता उस केस में क्या होगा? सर उस केस के अंदर में जहां पे आपकी डिलीवरी की जा रही है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सर चौथा केस भी है, गुड्स ऑन बोर्ड या कन्वेंस, लोकेशन वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। भाई अगर जो है आपका जो है, जैसे इसमें कहता है अप्लाइज टू एयरक्राफ्ट, ट्रेन या वेसल और बस, फूड लोकेटेड इन दिल्ली ऑन एयरक्राफ्ट एंड सोल्ड ड्यूरिंग द फ्लाइट मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? दिल्ली बनेगा। अब देखो क्या हुआ, जैसे फ्लाइट के अंदर में, ट्रेन के अंदर में क्या होता है कि अब दिल्ली के अंदर में सामान चढ़ाया गया फ्लाइट के अंदर में, और फ्लाइट दिल्ली से मुंबई जाती हुई टेक ऑफ हुई। अभी दिल्ली से मुंबई जाते हुए फ्लाइट ऐसे टेक ऑफ हुई है, सामान हमने दिल्ली में लोड कर दिया था, और फ्लाइट के अंदर में क्या है, सामान को दिया जाएगा भाई। जैसे मान लीजिए कुछ खाने वगैरह का सामान है, तो खाने का सामान फ्लाइट में बांटा जाएगा। अभी जो खाने का सामान बांटा गया तब तक मुंबई आ चुका था, या किसी और, जैसे हम मान लो हाँ मुंबई में, तब तक मुंबई आ गया था, या उस टाइम पे हमारा प्लेन जो है ना वो राजस्थान में घूम के जा रहा है, दिल्ली से निकला मुंबई के लिए, अभी राजस्थान में, राजस्थान में हमने उस खाना बांट दिया, सब लोग खाना खा रहे हैं। सर ऐसे पॉइंट में जो खाना हमारा बिका है वो कहाँ पे बिका है सर? राजस्थान में बिका है, क्योंकि प्लेन इस टाइम पे क्या है? राजस्थान में। सर लोड कहाँ पे किया गया? दिल्ली के अंदर में, बिका कहाँ पे? राजस्थान में, बट प्लेन जा कहाँ रहा है? प्लेन जा रहा है हमारा मुंबई के अंदर में। तो इस केस को क्या बोला जाता है सर? इसको बोला जाता है ब्रॉड या कन्वेंस। तो ऐसे केस के अंदर में जहां पे सामान को लोड किया गया ना, उसी जगह को मान लिया जाता है कि यही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, चाहे सामान हम कहीं भी बिके। मतलब सर अब ये प्लेन जाके भले ही राजस्थान में सामान बेचे या मुंबई में सामान बेचे, फर्क नहीं पड़ता, प्लेस ऑफ सप्लाई हर केस में हमारा दिल्ली ही बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई दिल्ली के अंदर में सामान लोड किया गया। तो ये होता है हमारे 4 अलग अलग केसेस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो आपको बस इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी है, उसको रिजॉल्व किया जाए। सर इंस्टॉलेशन एट साइट, कन्वेंस या इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सेक्शन 10 हमें कहता है गुड्स इंस्टॉल आर असेंबल्ड एट साइट, one of the most commercially important rule frequently applies in the EPC contract या फिर पावर प्रोजेक्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फिर इंडस्ट्रियल मशीनरी। सर कई बार क्या होता है, इंस्टॉलेशन प्रोवाइड की जाती है मशीनरी की, मतलब इतनी बड़ी मशीन है कि उसका अलग अलग या कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज है जिसका इंस्टॉलेशन करवाया जाना है। तो सर रूल क्या बोलता है? प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन असेंबली, जहां पे उस सामान को जोड़ा जा रहा है, जहां पे उसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, उस जगह को बोला जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। दिस इज द केस। सर इलस्ट्रेशन उन्होंने बताया सप्लायर इंस्टॉल टर्बाइन एट द फैक्ट्री इन उत्तर प्रदेश, तो भाई आपका यूपी क्या बनेगा? यूपी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। दिस इज द केस। सर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केसेस में क्या होगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई आपका हमेशा क्या बनेगा? लोकेशन ऑफ इंपोर्टर बनेगा। मतलब सर अगर मैं इंडिया के अंदर हूं, मैंने इंडिया के बाहर से कोई सामान मंगवाया, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा इंडिया के अंदर ही बनेगा, यानी कि प्लेस ऑफ इंपोर्टर बनेगा। इंपोर्ट के केस में ये होता है। इंडियन कंपनी इंपोर्ट्स मशीनरी फ्रॉम जनवरी, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इन इंडिया। जीएसटी इज पेबल एट इंपोर्ट स्टेज, जब जीएसटी हम कब पे करेंगे? जब हम सामान इंपोर्ट करेंगे उस टाइम पर हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। सर ऐसे केस के अंदर में जीएसटी कौन सा अप्लाई होता है? तो इंपोर्ट पे हमेशा जीएसटी अप्लाई होता है, आईजीएसटी। कौन सा जीएसटी अप्लाई होता है? आईजीएसटी अप्लाई होता है। अब बोलो सर अभी तो आपने बोला था कि इंपोर्ट के ऊपर में टैक्स नहीं लगता, गलत।
मैंने बोला था कि एक्सपोर्ट के ऊपर में टैक्स नहीं लगता, तो नीचे देखो एक्सपोर्ट आ गया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया बनेगा, और इसको क्या बोला जाता है सर, इसको जीरो रेटेड सप्लाई बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में टैक्स अप्लाई नहीं होता है। तो दिस इज द जीरो रेटेड सप्लाई बिकॉज टैक्स डजंट अप्लाई। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स प्रिंसिपल बोलता है कि भाई टैक्स फ्लो ऑन कंजप्शन बेसिस, जिस स्टेट में या जिस जगह पे कंजप्शन किया जा रहा है उस जगह पे ही आपका हमेशा प्लेस सप्लाई निकल के आएगा। ये बात बोलते हैं हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक सर्विसेज, सर अगर आप डोमेस्टिक के मतलब इंडिया के अंदर में अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो सर क्या बनेगा केस, तो कहते हैं सेक्शन नंबर 12 अप्लाई वेयर बोथ द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट आर लोकेटेड इन इंडिया। अगर दोनों के दोनों हमारे इंडिया के अंदर बिलोंग करते हैं तो सर ये वाला सेक्शन हमारा अप्लाई होगा। सर्विसेज लैक ऑफ फिजिकल पोजीशन, देखो सर्विसेज की कोई फिजिकल पोजीशन तो नहीं, मतलब सर सर्विसेज में गुड्स थोड़ी दे रहे हैं जो हम उसका देखेंगे कि मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है, या बिल्ड टू शिफ्ट मॉडल हो तो देख नहीं सकते। सर उसमें क्या देखेंगे, नेसेसिटिंग स्पेसिफिक रूल फॉर ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी के लिए अलग से रूल बनाया गया। सर पहला हमारे पास है जनरल रूल। जनरल रूल बोलता है B2B और B2C बेसिस। सर रिसिपिएंट, अगर आपका B2B केस है तो रिसिपिएंट का लोकेशन ये आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सर B2B केसेस क्या होता है, जब एक सेलर ने सामान बेचा है सामने वाले बंदे को जिसके पास GST रजिस्ट्रेशन है, वो खुद भी एक सेलर है, मतलब एक बिजनेसमैन है जब दूसरे बिजनेसमैन को सामान बेचा तो दैट इज कॉल्ड B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। सर ऐसे केसेस के अंदर में जो रिसिपिएंट है उसकी लोकेशन ही हमारा बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर यही हमारा B2C केस होता तो रिसिपिएंट लोकेशन इफ अवेलेबल, अगर रिसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल है तब तो हम रिसिपिएंट का लोकेशन लेंगे, अदरवाइज वाले केसेस के अंदर में लोकेशन हम क्या लेंगे भाई, लोकेशन हम लोग लेके चलेंगे हमारे सप्लायर का। सर दो केस है, बहुत सिंपल है। पहला केस क्या बोलता है, अगर B2B मॉडल है तो फिर रिसिपिएंट का लोकेशन जो है वही बनेगा, बट अगर B2C है तो हो सकता है कि शायद आपको रिसिपिएंट का लोकेशन ना पता हो, और अगर आपको नहीं पता हो तो ऐसे केस में जो सेलर का जो सप्लायर का लोकेशन है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, ओके आगे कहते हैं भाई रेस्टोरेंट या केटरिंग सर्विसेज। सर रेस्टोरेंट और केटरिंग सर्विसेज में क्या होता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा बनता है वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। सर रेस्टोरेंट या केटरिंग के सर्विसेज के अंदर में, अगर रेस्टोरेंट है तो आपका जहां पे रेस्टोरेंट है वो ही जगह आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। बट अगर आप केटरिंग के सर्विस दे रहे हो तो जिस जगह पे आपने जाके केटरिंग की सर्विस दिया ना वो जगह आपका क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, मतलब इवेंट की जगह बनेगी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज अगर आप दे रहे हो तो जो लोकेशन है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। ठीक है, अगर ब्यूटी ट्रीटमेंट स्पा या हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो ऐसे केसेस में लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म, जहां पे सर्विसेज को परफॉर्म किया जा रहा है हमेशा वो जगह ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आता है। सर होटल एकोमोडेशन केसेस के अंदर में ये भी एक केस है कि होटल में एकोमोडेशन की सर्विसेज अगर होती है तो लोकेशन ऑफ द होटल ये आपका हमेशा क्या निकल के आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अलग अलग केसेस थे डोमेस्टिक सर्विसेज के। सर अगर आपका इवेंट या ट्रांजेक्शंस एंड पैसेंजर सर्विसेज स्पेसिफिक पीओएस रूल्स, तो अब कुछ और भी हमारे पास रूल्स हैं विच इज ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अपैरेजल। अगर आप ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अपैरेजल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब किसी को ट्रेनिंग वगैरह आप दे रहे हो, तो ऐसे केसेस में रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, अगर तो आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ले लेना, मतलब सर जिसको आप सर्विसेज दे रहे हो अगर वो भी एक बिजनेस है, अगर उसके पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो उसका लोकेशन ले लेना, वरना हमेशा लोकेशन लेके चलना जहां पे सर्विसेज को परफॉर्म किया जा रहा है। यानी कि अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो जहां पे जिस जगह पे आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो ना वो जगह आपके लिए हमेशा क्या बन के आएगा सर, प्लेस ऑफ सप्लाई बन के आएगा। एडमिशन टू इवेंट की बात करते हैं, अप्लाइज टू एग्जीबिशंस या कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स। सर ऐसे केसेस में जिस जगह पे इवेंट करवाया जा रहा है ना वो जगह आपका क्या निकल के आता है, वो जगह आपका निकल के आता है प्लेस ऑफ सप्लाई। सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट के केसेस के अंदर में रिसिपिएंट की लोकेशन, वरना हमेशा इवेंट की लोकेशन ही निकल के आती है, क्या निकल के आती है सर, आपका प्लेस सप्लाई निकल के आता है। तो सर्विसेज के केसेस में याद रखना कि सर्विसेज के केसेस के अंदर में हमेशा जिस जगह पे सर्विसेज दिया जा रहा है, जो जगह हमारा इवेंट का है वही जगह हमारा प्लेस सप्लाई बनता है, यही क्या हमारे पास रूल है। अब हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन या कन्वेंस की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन के केसेस में हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है रिसिपिएंट की लोकेशन। अगर आपने गुड्स को ट्रांसफर किया अनरजिस्टर्ड बंदे को किसी अनरजिस्टर्ड बंदे के पास, अच्छा रिसिपिएंट की लोकेशन तब बनेगा जब ये B2B सप्लाई होगा, बट अगर ये B2C सप्लाई है तो लोकेशन वेयर द गुड्स हैंडेड ओवर, जहां पे सामान को आपने हैंड ओवर किया, जहां पे सामान की डिलीवरी कराई वो आपका क्या बन जाएगा सर, प्लेस सप्लाई बन जाएगा। सर यही चीज हम पहले भी देख के आए थे, बिल्कुल यही चीज यहाँ भी देखते हैं बिल्कुल। आगे हमारा कहता है
पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज के अंदर में जो लोकेशन है रिसिपिएंट का वो बनेगा अगर वो रजिस्टर्ड है तो। बट अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे केसेस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आएगा एम्बार्केशन पॉइंट या फिर पैसेंजर बोर्ड फ्लाइट एट दिल्ली, तो आपका दिल्ली बनेगा। जहां से जर्नी स्टार्ट हो रही है ना वो जगह आपका हमेशा क्या निकल के आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आएगा। सर ये हो गया हमारे पास दो केसेस, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के केसेस और पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के केसेस। सर एक और है सर्विसेज ऑन बोर्ड या कन्वेंस। अगर आपने किसी ट्रेन के अंदर में किसी फ्लाइट के अंदर अगर आपने सर्विस ऐसे प्रोवाइड कर दिया तो ऐसे केसेस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा डिपार्चर का ही बनेगा, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है ना हमेशा वही लोकेशन आपके लिए क्या बनेगी, हमेशा वही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आएगी। बताइए समझ में आया क्या? सर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स के अंदर में क्या होता है, जितने भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके अंदर में जनरल रूल कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट निकल के आता है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट निकल के आता है। इफ द रिसिपिएंट लोकेशन इज अनअवेलेबल तो ऐसे केसेस में लोकेशन ऑफ सप्लायर को हम लोग ले लेते हैं। तो रूल नंबर 1 है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, बट अगर आपको नहीं पता तो फिर सप्लायर की लोकेशन मान के चलना। सर सर्विसेज ऑन गुड्स एंड फिजिकल प्रेजेंस, अगर आप सर्विसेज दे रहे हो या कोई आप ऐसा अगर आप कोई सामान दे रहे हो अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो गुड्स से रिलेटेड किसी सामान से जुड़ी हुई सर्विस दे रहे हो या फिर आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे हो जिसमें आपका वहां पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे केसेस के अंदर में प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा लोकेशन होगी जहां पे सर्विसेज परफॉर्म की जा रही है। सर एक टीचर है, अगर जो एक टीचर है वो किसी जगह जा रहा है पढ़ाने के लिए, तो जिस जगह जा रहा है वो पढ़ाने के लिए ना वो जगह हमेशा क्या बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस के अंदर में जो लोकेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की वो बनती है सब प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर मैं बात करता हूँ इवेंट्स की केसेस की तो जहां पे लोकेशन है इवेंट का, जहां पे इवेंट करवाया जा रहा है वो आपका निकल जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। दिस इज द केस। सर इंटरमिलिटरी के सर्विसेज के अंदर में क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल प्रोविजन हमेशा बना रहता है। ऐसे केस में कहते हैं एन इंटरमिलिटरी फैसिलिटेशन सप्लाई बिटवीन टू पार्टीज, कॉमन एजेंट, ब्रोकर या फैसिलिटेटर। प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा आपका सप्लायर बनेगा, प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ इंटरमिलिटरी सर्विसेज इन इंडिया, इंडियन एजेंट फैसिलिटेटिंग यूएस सेलर या यूएस बायर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा क्या बन के आएगा सर, इंडिया बन के आएगा। सर अगर कोई एजेंट की सर्विस दे रहा है, कोई अगर बीच में इंटरमीडिएटरी की सर्विस दे रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा लोकेशन है सप्लायर का, जो इंटरमीडिएटरी है उसका जो लोकेशन है वो लोकेशन कहाँ का है, वो लोकेशन आपके लिए मायने रखती है, अदर की लोकेशन आपके लिए मायने नहीं रखती है। यानी सर अगर आपने कोई सर्विसेज दे रही है किसी इंटरमीडिएटरी के थ्रू तो इंटरमीडिएटरी का लोकेशन चेक करना, जो क्लाइंट है उसका लोकेशन चेक मत करना, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। सर शॉर्ट टर्म हायरिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगेन ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज के अंदर में प्लेस हमेशा क्या बनता है सर, जहां पे गुड्स को हैंड ओवर किया जा रहा है ना, जहां पे सामान को आपने फाइनली हैंड ओवर किया उस जगह के आपका क्या बनेगा, प्लेस सप्लाई निकल के आएगा। सर OIDR की सर्विसेज, सर नेटफ्लिक्स के केसेस के अंदर में क्या बनेगा भाई, नेटफ्लिक्स के केसेस के अंदर में क्या बनेगा भाई, आपका हमेशा जो है कहते हैं कवर्स नेटफ्लिक्स या क्लाउड सर्विसेज, SaaS प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन डेटाबेस या सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, स्पेशल रूल्स अप्लाई। ऐसे केसेस में स्पेशल रूल्स बनाए गए, वो स्पेशल रूल्स जो है आपका अप्लाई होता है इस वाले केसेस के अंदर में। तो ये कुछ हमारे स्पेशल केसेस हैं भाई। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सर्विसेज के केसेस के अंदर में देखो क्या होता है। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केसेस में 5 हमारे पास कंडीशंस होते हैं। All the 5 condition must be satisfied simultaneously for the supply to qualified as export। सर किसी भी सप्लाई को एक्सपोर्ट बनने के लिए इन 5 कंडीशन का फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर पहली कंडीशन है द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया, सप्लायर कहाँ पे सर, इंडिया के अंदर है, बट रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सर रिसिपिएंट का इंडिया के बाहर है। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, और जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भी निकल के है वो भी क्या निकल के आ रहा है, बाहर, इंडिया के बाहर ही आ रहा है। द पेमेंट रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, जो आपको पैसा रिसीव हो रहा है वो आपको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव, मतलब फॉरेन करेंसी में आपको पैसा रिसीव हुआ है। अब इसमें समझना आपके बैंक में आएगा तो आपको इंडियन करेंसी से होगा, बट उन्होंने ट्रांसफर तो जो है फॉरेन करेंसी किया था ना आपके अकाउंट में आके वो कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। और सप्लायर एंड द रिसिपिएंट आर नॉट मेडली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेम पर्सन, और दोनों के दोनों एक ही पर्सन के एस्टैब्लिशमेंट नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी कंपनी की एक और ब्रांच है हमारा इंडिया के बाहर में, उसी ने मेरे को पेमेंट करा है तो उसको नहीं बोला जाएगा एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कहते हैं 3 कंडीशन है हमारे पास, द सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इन इंडिया, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में। सर अगर सप्लायर इंडिया के बाहर है, रिसिपिएंट इंडिया में और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में, तो ये इंपोर्ट ऑफ सप्लाई बन जाएगा, जीएसटी लगेगा। जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सर जीएसटी पे होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे, यानी अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करोगे तो जीएसटी का पैसा आपको ही जमा करवाना पड़ेगा, दैट इज द केस। इंडियन कंपनी रिसीव लीगल सर्विसेज फ्रॉम यूके लॉ फर्म, तो ऐसे केसेस के अंदर में इंडियन कंपनी को ही पे करना पड़ेगा भाई जीएसटी का पैसा। ठीक है, यूके की लॉ फर्म को हम पे करने के लिए
नहीं बोलेंगे। दिस इज द केस। कुछ हमारे पास प्रैक्टिकल केसेस हैं हमारे समझने के लिए, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल केसेस इन्होंने दिए हैं, ठीक है। पहला कहता है हमारे पास डोमेस्टिक गुड सप्लाई के केस। तो अगर दिल्ली का सप्लायर है, मुंबई का कस्टमर है और गुड्स जो है वो डिलीवर किया गया मुंबई के अंदर है, तो बताओ प्लेस सप्लाई क्या बनेगा? सर महाराष्ट्र, बिल्कुल महाराष्ट्र ही बनेगा। उसके बाद कहते हैं इमूवल प्रॉपर्टी के केसेस में, बताओ क्या होता है? इमूवल प्रॉपर्टी के केसेस में हमेशा प्लेस सप्लाई क्या निकल के आता है? निकल के आता है सर लोकेशन, लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे आर्किटेक्चर इन दिल्ली इंगेज फॉर द प्रॉपर्टी इन जयपुर, सर प्रॉपर्टी कहाँ पे है? सर जयपुर में, तो प्लेस सप्लाई क्या निकल के आएगा? राजस्थान निकल के आएगा, ठीक है। जयपुर राजस्थान में ही है ना? बताओ कमेंट करके बताओ जयपुर राजस्थान में आता है नहीं आता? उसके बाद अपने पास क्रॉस बॉर्डर कंसल्टेंसी। अगर क्रॉस बॉर्डर कंसल्टेंसी है तो बताओ क्या होगा? सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा भाई, ठीक है। इंडियन कंसल्टिंग एडवाइजिंग यूके क्लाइंट। अच्छा अगर एक्सपोर्ट का केसेस है, ठीक है, इंपोर्ट के केस में तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा, हम पे कर जमा करवाएंगे। बट अगर एक्सपोर्ट का केसेस है तो फिर ये जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगा, ये फिर हमारा जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगा। इंटरमीडिएटरी क्लासिफिकेशन में आएगा इंडियन ब्रोकर फैसिलिटेटिंग एन ओवरसीज डील बिटवीन फॉरेन पार्टीज। अगर इंडिया के किसी ब्रोकर ने बाहर फॉरेन में पार्टीज की जो डील करवाया, तो ऐसे केसेस में प्लेस सप्लाई क्या बनेगा? सर इंटरमीडिएटरी का लोकेशन वो क्या है? प्लेस सप्लाई इंडिया बनेगा, तो उसका क्या बनेगा? लोकेशन, इंटरमीडिएटरी का लोकेशन हमारा प्लेस सप्लाई बनेगा। सर कॉमन इंडस्ट्रियल इश्यूज रिक्वायरिंग केयरफुल प्लेस सप्लाई। सर कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से प्लेस सप्लाई को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर एक होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सेडिया सर्विस सेंटर। सॉफ्टवेयर सर्विसेज जब हम प्रोवाइड करते हो तो ऐसे केस में भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आईटी सर्विसेज है ऐसे ही इसमें। अब इनका क्या होता है? इनका भाई गुड्स तो है नहीं कि इसका तो चेक किया जाएगा, तो इसके इसमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन मैनेजमेंट या कंसल्टिंग सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो, या अगर आप ई कॉमर्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इन सभी केसेस के अंदर में, या ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट या रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी, इन सभी केसेस के अंदर में नॉर्मली दिक्कतें होती है प्लेस सप्लाई कैलकुलेट करने में। ये बात यहाँ लिखी गई है बस, ठीक है। बट हमने तो पहले ही समझ लिया ना इन सभी केसेस में क्या क्या होता है, ठीक है। इसका हमारे पास भाई हमने क्या क्या समझा, यहाँ पे आके हमारा प्लेस सप्लाई वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने समझा डोमेस्टिक गुड्स के केसेस में प्लेस सप्लाई क्या होगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के सर्विसेज केसेस में क्या सप्लाई प्लेस सप्लाई बनेगा, डोमेस्टिक सर्विसेज क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज के केसेस में क्या बनेगा प्लेस सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी हम लोगों ने समझा यहाँ पे। इसमें कहते हैं भाई प्लेस सप्लाई प्रोविजंस डिटरमाइन जुरिडिक्शन इन विच द सप्लाई इज डिटरमाइंड टू अकर एंड कॉन्सिक्वेंटली डिसाइड वेदर द सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी एलिजिबल। सर प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे जो डिसाइड होगा ना कि सीजीएसटी, एसजीएसटी लगने वाला है या आईजीएसटी लगने वाला है, ठीक है। बिफोर डिटरमाइनिंग जीएसटी ऑलवेज वेरीफाई, सबसे पहले चेक करो गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है, गुड्स है या सर्विस है, पहले ये चेक करो। फिर चेक करो डोमेस्टिक है इंटरनेशनल है, ये चेक करो। इमूवल प्रॉपर्टी का तो केस नहीं है, इवेंट का तो कोई केस नहीं है, इंटरमीडिएटरी तो इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर में, एक्सपोर्ट तो नहीं कर दिया हमने, या फिर कुछ इंपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट के इसमें अलग होता है। और अगर आपका करेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन होना चाहिए आपके इनवॉइस के ऊपर में, ये भी जरूरी है। जब भी हम टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का मेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये भी एक मैंडेटरी कंडीशन है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा प्लेस सप्लाई। अगर आपके कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो बस इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा।